नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। सोने की कीमतों में जो हो रहा है आजकल वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। बिल्कुल। मतलब पहले तो दाम एकदम आसमान छू गए 6 हफ्तों के सबसे ऊंचे लेवल पर, और फिर अचानक धड़ाम से नीचे करीब $4,210 पर। अब ये जो हो रहा है ये सिर्फ एक मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। नहीं, ये एक तरह की रस्साकशी है, एक खींचतान। हाँ बिल्कुल। सवाल यही है कि इस रस्सी के दोनों सिरों को आखिर खींच कौन रहा है। और आज हमारी चर्चा का विषय शायद यही दिलचस्प टकराव है कि क्या सोने की कीमत वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स तय कर रहे हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर भविष्य पर दांव लगा रहे हैं, या फिर उसे चीन के छोटे शहरों में बैठे आम खरीदार तय कर रहे हैं, जिनकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी वित्तीय बाजार और असल दुनिया की जमीनी हकीकत के बीच की जंग की कहानी बताते हैं। हमारा मकसद इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना है, ये समझने की कोशिश करना है कि इस रस्साकशी में किसका पल्ला भारी है और क्यों। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी के पहले सिरे से, जिसने सोने की कीमतों को आसमान की तरफ धकेला था। ऐसा क्या हुआ कि दाम इतने ऊपर चले गए? एक शब्द में कहूं तो उम्मीद। हाँ, बाजार को ये उम्मीद है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व अब नरम पड़ने वाला है। अच्छा। और यहाँ आंकड़े एक बहुत साफ कहानी बताते हैं। ट्रेडर्स इस बात पर लगभग 88% का दांव लगा रहे हैं कि फेड अपनी अगली बैठक में ब्याज दरें घटाएगा। एक मिनट, 88%? जी, 88%। ये तो बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास वाली बात लगती है। मतलब बाजार मानकर चल रहा है कि दरें कम होना लगभग तय है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ब्याज दरों के घटने या बढ़ने से सोने का क्या लेना देना है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? ये एक कह सकते हैं एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसे ऐसे समझिए कि जब ब्याज दरें घटती हैं, हाँ। तो दो चीजें होती हैं। अच्छा। पहली, बैंक में पैसा रखने या सरकारी बॉन्ड खरीदने पर आपको रिटर्न कम मिलता है। सही बात है। तो ऐसे में सोना, जिस पर कोई ब्याज तो मिलता नहीं, वो अचानक से ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। निवेशक अपना पैसा बॉन्ड से निकालकर सोने जैसी चीजों में डालने लगते हैं। और दूसरी बात, जब ब्याज दरें घटती हैं तो अमेरिकी डॉलर अक्सर कमजोर हो जाता है। और क्योंकि सोना डॉलर में खरीदा बेचा जाता है, कमजोर डॉलर का मतलब है कि दूसरी करेंसी रखने वालों के लिए सोना सस्ता हो जाता है। इससे उसकी मांग और बढ़ जाती है। तो कम ब्याज दरें सोने के लिए एक तरह से डबल खुशखबरी हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है, ये 88% की उम्मीद कुछ ज्यादा नहीं है? क्या ये सिर्फ हवा में बनाई गई बात है या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? नहीं, ये सिर्फ अटकलें नहीं है। इसके पीछे ठोस आर्थिक आंकड़े हैं। जैसे कि? इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कई हिस्से सुस्ती के संकेत दे रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, जो लगातार 9 महीनों से सिकुड़ रहा है। आप सोचिए, 9 महीने। 9 महीने, ये तो एक बहुत लंबा वक्त होता है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल। 9 महीने तक लगातार गिरावट का मतलब है कि देश में उत्पादन घट रहा है, फैक्ट्रियों में काम कम हो रहा है। ये अर्थव्यवस्था के इंजन के ठंडा पड़ने जैसा है। और सिर्फ यही एक आंकड़ा है या और भी कुछ है? नहीं, और भी है। फेडरल रिजर्व के कई बड़े अधिकारी भी हाल के दिनों में ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे नरमी के संकेत मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शायद सख्ती का दौर अब खत्म होने वाला है। अच्छा। तो जब आप कमजोर आर्थिक आंकड़ों को और सेंट्रल बैंक के अधिकारियों के नरम बयानों को एक साथ देखते हैं, तो बाजार का ये 82% वाला आत्मविश्वास समझ में आने लगता है। मतलब उन्हें लगता है कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए फेड के पास दरें घटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो कहानी का ये सिरा तो बिल्कुल साफ लगता है। अमेरिका से आ रही खबरें और आंकड़े सोने के गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, उसे ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। तो इस हिसाब से तो कीमतों को सिर्फ ऊपर ही जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दाम नीचे भी गिरे। तो कहानी का दूसरा सिरा कहाँ है? इस गुब्बारे की डोर पकड़कर उसे जमीन की तरफ कौन खींच रहा है? उसे खींच रही है जमीनी हकीकत। जमीनी हकीकत? हाँ, यहाँ हमें निवेशकों की उम्मीदों स्पेक्युलेशन और सोने की असल खरीदारी यानी फिजिकल डिमांड के बीच का फर्क समझना होगा। वॉल स्ट्रीट पर जो हो रहा है वो भविष्य के अनुमानों का खेल है, लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं किसी को तो सोने को असल में अपनी तिजोरी के लिए खरीदना पड़ता है ना। सही बात है। और जब हम दुनिया के सबसे बड़े खरीदार यानी चीन की तरफ देखते हैं, तो वहां तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आती है। चीन? तो वहां क्या हो रहा है?
क्या वहाँ के लोग सोना नहीं खरीद रहे? खरीद तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम। समस्या ये है कि जब भी कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती हैं तो चीन का आम खरीदार रुक जाता है। वो इंतजार करना पसंद करता है। अच्छा, वो बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदने से बचते हैं? हाँ, हमारे स्रोतों में फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट का जिक्र है जो बताती है कि इस साल चीन की कई बड़ी ज्वेलरी रिटेल चेन्स ने अपनी दुकानें या तो बंद कर दी हैं या कम कर दी हैं। जब बड़े बड़े ब्रांड्स अपना कारोबार सिकोड़ने लगे हैं तो ये तो एक साफ संकेत है कि मांग बहुत कम हो गई है। बिल्कुल। और इसका असर तो फिर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं, मतलब जो छोटे दुकानदार हैं उन पर भी पड़ रहा होगा। बहुत बहुत ज्यादा। एक रिपोर्ट में छोटे दुकानदारों की हालत बताने के लिए एक बहुत ही दमदार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या? टॉर्पीडोड। टॉर्पीडोड मतलब पूरी तरह तबाह? हाँ बिल्कुल। उनका कहना है कि ये जो आसमान छूती कीमतें हैं और ऊपर से सरकार का बढ़ता टैक्स, इसने उनकी बिक्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, टॉर्पीडोड कर दिया है। ये शब्द उस हताशा को दिखाता है जो जमीनी स्तर पर महसूस की जा रही है। सही कहा। एक तरफ न्यूयॉर्क में ट्रेडर सोने पर दाव लगा रहे हैं और दूसरी तरफ बीजिंग में एक जौहरी अपनी दुकान पर बैठा शायद मक्खियां मार रहा है। वाह, ये तो सच में एक टकराव है। पश्चिमी वित्तीय बाजार की उम्मीदें और पूर्वी उपभोक्ता बाजार की हकीकत आमने सामने खड़ी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही निवेशक कितनी भी उम्मीदें लगा लें, अगर चीन जैसा बड़ा खरीदार बाजार से बाहर रहेगा तो कीमतें एक हद से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मांग और आपूर्ति का क्लासिक नियम है। चीन की घटती मांग एक तरह से कीमतों पर एक अदृश्य छत, एक प्राइस सीलिंग बना देती है। प्राइस सीलिंग? हाँ, मतलब निवेशक गुब्बारे में हवा भर सकते हैं, लेकिन अगर उस गुब्बारे को खरीदने वाला कोई नहीं है तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। ये सोने के बाजार की सबसे बड़ी पहेली है इस वक्त। क्योंकि अनुमान हकीकत पर भारी पड़ेगा या हकीकत अनुमानों को नीचे ले आएगी। तो अब हमारे सामने ये रस्साकशी की तस्वीर पूरी तरह साफ है। एक तरफ अमेरिका की सुस्त अर्थव्यवस्था जो दरें घटने की उम्मीद जगा रही है, और दूसरी तरफ चीन का ठंडा बाजार जो बढ़ी हुई कीमतों को खारिज कर रहा है। बिल्कुल। ऐसे एक निवेशक क्या सोचे, किसकी बात में ज्यादा वजन है और आगे क्या होगा? क्या कोई तरीका है ये जानने का कि कौन जीतने वाला है? हाँ, और इसका जवाब हमें शायद इसी हफ्ते मिल जाएगा। इसी हफ्ते? जी, आने वाले कुछ दिन इस पूरी कहानी के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका से कई बड़े आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं। अच्छा। ये आंकड़े एक तरह से बाजार की उस 88% वाली उम्मीद का रियलिटी चेक होंगे। रियलिटी चेक? सबसे पहले तो आज ही फेड चेयरमैन जेरोम पावेल खुद कुछ कहने वाले हैं। बाजार तो उनकी हर बात, हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनेगा। उनके बयान में हमें क्या सुनना चाहिए? हमें उनके लहजे पर ध्यान देना होगा। क्या वो महंगाई को लेकर अभी भी चिंतित है? अगर उनके बयान में जरा सी भी सख्ती दिखी, मतलब अगर उन्होंने ये संकेत दिया कि दरें घटाने की कोई जल्दी नहीं है, हाँ, तो बाजार की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लग सकता है। पावेल का एक शब्द उस 88% के आंकड़े को तेजी से नीचे ला सकता है। पावेल के बयान के अलावा और कौन से आंकड़े हैं जिन पर नजर रखनी होगी? इस हफ्ते कुछ और बहुत जरूरी रिपोर्ट्स आनी है। बुधवार को एडीपी रोजगार रिपोर्ट आएगी जो बताएगी कि प्राइवेट कंपनियों में कितनी नौकरियां बढ़ी। फिर आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा आएगा जो सर्विस सेक्टर की सेहत का हाल बताएगा। लेकिन इन सबसे जरूरी है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा। पीसीई प्राइस इंडेक्स, ये इतना खास क्यों है? मतलब और भी तो इंडेक्स होते हैं। खास इसलिए है क्योंकि फेडरल रिजर्व वो महंगाई नापने के लिए सबसे ज्यादा इसी पर भरोसा करता है। अच्छा, ये उनका मेन इंडिकेटर है। बिल्कुल, आप इसे फेड का कह सकते हैं सबसे पसंदीदा महंगाई का थर्मोमीटर मान लीजिए। तो सीधा सीधा संबंध यह है कि अगर ये सारे आंकड़े, नौकरियां, सर्विस सेक्टर और खासकर ये पीसीई वाला महंगाई का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर आते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है, तो फिर क्या होगा? तो फिर डॉलर मजबूत होगा। और मजबूत डॉलर सोने के लिए बुरी खबर है। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की थी, अगर आंकड़े मजबूत आए तो फेड पर से दरें घटाने का दबाव कम हो जाएगा। बाजार को एहसास होगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही जल्दी उम्मीदें लगा बैठा था। और ऐसे में सोने की कीमतों में हमने जो गिरावट देखी है वो और भी बढ़ सकती है। हाँ, ये हफ्ता एक तरह से सच का सामना करने जैसा है। तो इन सब का मतलब क्या है? So, what does this all mean? ये साफ है कि सोने की कीमत अब सिर्फ एक धातु का दाम नहीं है, ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक बैरोमीटर बन गई है। बिल्कुल, एक तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और उम्मीदों का शक्तिशाली खेल है जो पूरी तरह से भविष्य के अनुमानों पर टिका है। और दूसरी तरफ
और दूसरी तरफ चीन की जमीनी हकीकत का ठोस दबाव है, जहां असल लोग असल पैसे से खरीदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो ये दिखाता है कि दुनिया कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, अमेरिका में जारी हुई एक मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट का असर हजारों मील दूर चीन के एक छोटे से जौहरी के महीने भर के कारोबार पर पड़ सकता है। वित्तीय बाजार और असल दुनिया की ये कड़ी पहले कभी इतनी साफ नहीं दिखी थी। बिल्कुल, और इसीलिए आने वाले कुछ दिन इतने रोमांचक होने वाले हैं। जेरोम पॉवेल के शब्द और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े इस रस्साकशी का नतीजा तय कर सकते हैं। हम देखेंगे कि क्या वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स की उम्मीदें जीतती हैं या फिर चीन के आम खरीदारों की हकीकत भारी पड़ती है। और अंत में एक ख्याल आता है, हमारी पूरी बातचीत अमेरिका और चीन पर ही रही। बिल्कुल, और सही भी है, क्योंकि वो खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं अभी। बिल्कुल। लेकिन इस रस्साकशी के मैदान में एक तीसरा खामोश खिलाड़ी भी है। कौन? पिछले कुछ समय से दुनिया भर के कई सेंट्रल बैंक्स जैसे कि भारत, तुर्की, पोलैंड अपने भंडार के लिए चुपचाप रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। हाँ, ये भी एक एंगल है। तो उनकी ये जो लगातार और बढ़ती हुई मांग है, वो इस पूरी तस्वीर को और कितना पेचीदा बना सकती है। ये इस कहानी की एक और परत है कि जब निवेशक और उपभोक्ता दोनों ही पशोपेश में हैं, तो क्या ये बड़े संस्थागत खरीदार बाजार को एक नई और अनपेक्षित दिशा दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।